नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीर। शुरुआत हेडलाइन से। प्रधानमंत्री ने सत्ता के केंद्रीकरण के आरोप किए खारिज, कहा यूपीए के दौरान पीएमओ से बाहर था सत्ता का केंद्र, प्रशासन को बताया प्राथमिकता। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एनडीए सरकार पर निशाना, कहा लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में, ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों को बेवजह तूल। केंद्र सरकार पर समुद्र का हक छीनने का आरोप, केरल में राहुल गांधी ने की मछुआरों की तरफदारी, रबर किसानों की सुनी समस्याएं। गुर्जर आंदोलन पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, रेल और सड़क मार्ग तुरंत खाली कराने का निर्देश, आंदोलनकारियों से बातचीत बेनतीजा। और स्विट्जरलैंड में फीफा के उपाध्यक्ष समेत 7 अधिकारी गिरफ्तार, अरबों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप, अमेरिकी वारंट के बाद कार्रवाई। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की हालत अब भी नाजुक है और दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार का मामला उठा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कभी भी पद का दुरुपयोग नहीं किया। लंबे अरसे बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बुधवार को खुलकर बोले। कांग्रेस के छात्र संगठन इकाई एनएसयूआई के कार्यक्रम में उन्होंने एनडीए सरकार की कई नाकामियां गिनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की कई योजनाओं को नया बताकर लॉन्च किया जा रहा है। What the BJP had opposed when we were in power are now being sold as its contribution. अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी मनमोहन सिंह ने सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा। अपने शासनकाल में नीतियों में शिथिलता के आरोप का उन्होंने कुछ इस तरह जवाब दिया। Ladies and gentlemen, institutions of democracy are under threat. The entire edifice of the welfare state is now being dismantled. The guise of promoting faster economic growth, whereas they are two sides of the same coin. पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि एक साल में निवेश से लेकर कृषि क्षेत्र में निराशा का माहौल है। हालांकि बीजेपी ने मनमोहन सिंह के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। मैं इतना निश्चित मानता हूं कि प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी खुद करप्शन न करना नहीं है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है दूसरों को भी करप्शन न करने दे, पूरी व्यवस्था से करप्शन को उखाड़ कर फेंके। पिछले एक साल में शायद ये पहला मौका है जब पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों का विस्तार से जवाब दिया। इसके लिए उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने का वक्त चुना। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के तमाम बयान जो आज आए हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश होगी कि इसके मायने क्या हैं और क्या वो सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं या फिर जिस तरीके से उन पर आरोप कुछ लोग लगा रहे थे उसका वो जवाब दे रहे हैं। नीरजा चौधरी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार। नीरजा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो वाकई मनमोहन सिंह बहुत ही कम बोलते हैं और कभी कभी बोलते हैं। क्या खास आपको लग रहा है आज के दिन बोलने के पीछे की वजह उनको? देखिए, एक तो आरोप सीधा सीधा उन पे लगा है। प्रदीप बैजल की जो किताब आई है उस पर उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मनमोहन सिंह ने ही उन्हें कहा था कि मारन को जो मिनिस्टर थे उस समय उनकी बात मानी जाए। मारन अपने को टेलीकॉम प्रधानमंत्री की तरह डिस्क्राइब किया है उनकी किताब में कि मैं ही जो चाहता हूं टेलीकॉम सेक्टर में वही होगा डिसीजंस में। तो ये बड़े सीरियस आरोप लगे हैं उनके खिलाफ। तो प्रधानमंत्री ने अपना मौन भंग किया है। हालांकि स्पेसिफिक जवाब उसमें नहीं दिए हैं, लेकिन एक काउंटर अटैक बीजेपी पे किया है। अभी तक डॉक्टर मनमोहन सिंह शांत रहे हैं, फॉर्मर प्रधानमंत्री रहे हैं, उसी रोल को वो पहले प्रधानमंत्री फॉर्मर प्रधानमंत्री के रोल को वो अदा करते आए हैं। आज जब वो बोले हैं वो कांग्रेस के एक सीनियर नेता के रूप में बोले हैं और एक आक्रामक रवैया
उन्होंने अपनाया, इकोनॉमी में भी बोले, अपनी वो तो की ही। और जब कहा कि मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया है, मैंने अपनी परिवार के किसी रिश्तेदार को फायदा नहीं पहुंचाया, ये तो ये उनके कड़े से कड़े विरोधी भी इस बात को मानेंगे कि वो अपने आप पर्सनली करप्ट नहीं है, आज भी मानते हैं और ये कहते हैं। लेकिन सवाल अपनी ईमानदारी का ही नहीं है। वो भारत के मुखिया थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के अंदर करप्शन हुआ और बहुत घोटाले हुए, तो एक नैतिक जिम्मेदारी उनकी बनती है और उसकी सजा उन्होंने भुगती है। जो चुनाव हुए पिछले साल, इतनी बुरी तरह से जो पिटाई हुई कांग्रेस की, 44 पे आ गई, जो कभी इतिहास में हुआ नहीं, वो तो है। लेकिन क्या मॉरल जिम्मेदारी से ज्यादा डॉक्टर मनमोहन सिंह की 2G में या कोल घोटाले में, कोलगेट में बनती है कि नहीं, ये कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल 2-3 इसके इम्पैक्ट मैं मानती हूं। अगर एक तो है मनमोहन सिंह के लिए अपने लिए क्या इम्प्लीकेशन है, दूसरा है इससे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो टकराव है वो गर्मा गया है, वो बढ़ गया है। और वो इससे हुआ है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में तकरीबन 1 साल के बाद जान आने लग गई है और प्रहार दूसरी तरफ से भी हो रहा है। देखिए, रीजनल नेताओं ने 1 साल मोदी का विरोध बहुत ढीला ढाला किया, लेकिन कांग्रेस ने चैप्टर एंड वर्स लेके इस बार पहली बार आंकड़ों को लेके उस पे देख के कि सही है कि नहीं, जो कि ऑपोजिशन पार्टी को करना चाहिए। एक ये भी वजह लगती है कि जिस तरीके से 1 साल के बाद मोदी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा वो पेश कर रही थी, और उसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस खुद मोदी सरकार का नहीं, वो करप्शन का मामला है, और करप्शन के जरिए ही मनमोहन सिंह की सरकार पर हमले थे, इसलिए मनमोहन सिंह का बोलना जरूरी था, या फिर कांग्रेस ने उस सबसे मुफीद चेहरे को उतारा जो कि बेदाग है। देखिए, वही वो और क्योंकि वो कंट्रोवर्सी के घेरे में आए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी है कि 1 साल कंप्लीट होने पर नरेंद्र मोदी ने मथुरा में जो स्पीच दी अपनी, जहां वो बोले थे, बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट किया। पहले अच्छे दिन की बात होती थी, अब उन्होंने तुलना यूपीए के बुरे दिनों से की। मैंने जो किया है वो बुरे दिनों से कैसा था, लोग कहेंगे बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनको अभी भी घोटाले याद हैं। तो कहीं ना कहीं ये शिफ्ट हुआ है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ जो बात निकली है, प्रदीप बैजल की किताब, उसकी टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो सामने आया है, तो उससे भी ये चीज रीइंफोर्स होती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लग रही है वो ये है कि इसका इम्पैक्ट नेशनली तो है, लेकिन तमिलनाडु पॉलिटिक्स पे भी हो सकता है। अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और फिर अगर डीएमके के नेता जो 2G में इतनी घिरे हुए हैं, दयानिधि मारन की बात हो रही है, 2G की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इम्प्रेशन रीइंफोर्स होगा जब ये कंट्रोवर्सी डिस्कस होगी और सामने आएगी। तो ये डीएमके वर्सेस एडीएमके का भी एक इसमें पहलू है, एंगल है। और क्या टीएमओ को लेकर, प्रधानमंत्री कार्यालय को लेकर जिस तरीके की बात कही जा रही है, मोदी सरकार की ओर से भी हमला हुआ, उसका जवाब भी मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर दिया है। किस तरीके से आप कंपेयर करें, क्योंकि लंबे अरसे से आपने देखा है प्रधानमंत्री उनके कार्यालय को काम करते हुए, कितना अलग दिख रहा है इस बार का कार्यालय, या कितना ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, या फिर क्या वाकई मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वो एग्रेशन नहीं था, या फिर एग्रेशन नहीं था लेकिन काम तो हो रहे थे? देखिए, बहुत ही अंतर है, मैं मानती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का पीएमओ एक प्रेसिडेंशियल की तरह है, जो उनका गवर्नेंस का स्टाइल प्रेसिडेंशियल है। पीएमओ के हाथ में कमान है, स्ट्रॉन्ग पीएमओ है, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स पे वो रिलाई करते हैं जिनके थ्रू वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएमओ ऐसा नहीं था, मतलब था पीएमओ अपनी जगह था, पर क्योंकि पीएम के पास पावर्स नहीं थे, असर्टिव अथॉरिटी नहीं थी, और उन्होंने ही गवर्नेंस और पॉलिटिक्स को अलग कर दिया था। उसमें कहा था पॉलिटिक्स सोनिया गांधी देखेंगी और गवर्नेंस में देखूंगा, ऐसा ये होता नहीं है। तो ये उनकी अथॉरिटी नहीं थी। इसमें भी तथ्य है कि मिनिस्टर्स बिल्कुल अपनी फीफडम्स की तरह मिनिस्ट्रीज को चलाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुनी नहीं जाती थी। कोलिशन का मैं कहूँ कि सबसे बड़ा खामियाजा ये भी था, कोलिशन का था।
जो कि प्रेशर डालते थे, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे करुणानिधि हो, और ये भी मिस्टर बैजल ने कहा है कि मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एडवाइस किया था कि मारन को मत लीजिए 2004 में, ये भी उनकी किताब में जो कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपने रिजर्वेशंस थे दोनों बार जब उन्होंने लिया, टेलीकॉम मिनिस्टर राजा को लिया, तो कहीं ना कहीं कमजोर, क्योंकि इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, नॉमिनेटेड प्रधानमंत्री थे, वहां इलेक्टेड प्रधानमंत्री है, 282 की मेजॉरिटी है, ह्यूज मैंडेट है, कोalition की कंस्ट्रेंट्स नहीं है, हालांकि राज्यसभा की कंस्ट्रेंट्स हैं जहां मेजॉरिटी नहीं है उनको, लेकिन यहाँ बहुत जबरदस्त कॉन्स्टेंट्स थी, और फिर सोनिया गांधी के साथ पावर शेयरिंग बिल्कुल का मामला था। खासा फर्क दिख रहा है। जो खबर आ रही है नीरजा की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और उन्होंने 1 साल के इस मौके के बाद उनको बधाई भी दी है। मोदी साहब ने ट्वीट भी किया, फोटो भी शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। ये थी हमारी पहले के बाद छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें होंगी, रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र, अधिसूचना के खिलाफ केजरीवाल सरकार, अगले कदम का इंतजार। देखिए पहली खबर, अगले कदम का इंतजार, आज रात 8 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता के केंद्रीकरण के विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जीएसटी और भूमि बिल जल्द ही पास हो जाएंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा है कि भूमि बिल पर गरीब और किसानों की भलाई के लिए उनकी सरकार किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार है। पीटीआई को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशासन और जनता की भलाई सरकार की प्राथमिकता बताया। भूमि बिल और जीएसटी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों बिलों को जल्द ही पास कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो गांव, गरीब और किसान की भलाई के लिए किसी भी सुझाव को मानने के लिए तैयार हैं। सूट बूट की सरकार के विपक्ष के आरोप के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि आम चुनाव में मिली हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। उन्होंने विदेश यात्राओं पर विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो किसी भी सूरत में अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा या किसी भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के केंद्रित होने के आरोपों को भी उन्होंने खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1 साल की सफलताओं को जनता के बीच बयां करने केंद्रीय मंत्री जगह जगह जा रहे हैं। जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने रायपुर में रक्षा से जुड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात कही। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने ऊर्जा क्षेत्र में हासिल कामयाबियों की जानकारी जनता के सामने रखी। एनडीए सरकार की 1 साल की उपलब्धियां बताने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को जम्मू में थे। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने ऐसे तत्वों से बातचीत की पेशकश भी की। डेमोक्रेसी में जो कोई बात अपनी रखना चाहता है तो वो सीधे बात करे, संवाद करे। जिसको जो बात करनी हो पहले हमारी स्टेट गवर्नमेंट है बात करे, जहाँ सेंटर की जरूरत होगी हम सेंटर बात करेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जनकल्याण मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों से नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ने की अपील की। स्वच्छ भारत के माध्यम से टॉयलेट्स हो या गांव साफ सुथरा हो, मुझे लगता है सामाजिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है। दिल्ली में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली उत्पादन और खपत में अंतर घटकर सबसे कम हो गया है। इससे 2019 तक 24 घंटे बिजली का सपना साकार हो सकेगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में कोयला भी पर्याप्त है, बिजली भी पर्याप्त है और आगे आने वाले दिनों में नवीकरणीय ऊर्जा से हम पूरे विश्व को एक नया एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। केंद्र सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई राज्यों में चित्र प्रदर्शनी के जरिए भी कामकाज का प्रचार किया जा रहा है।
कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों की जमीनों के बाद केंद्र सरकार अब मछुआरों के समुद्र छीन रही है। उन्होंने एनडीए पर कमजोर तबके की अनदेखी का आरोप लगाया है। तटीय इलाकों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को 45 से 61 दिन करने के केंद्र के फैसले की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि वो किसानों और मछुआरों के हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। राहुल गांधी बुधवार को केरल के तटीय इलाकों में मछुआरों का दर्द बांटने पहुंचे। त्रिशूर जिले के चवाकड़ इलाके में लोगों ने उनका कुछ इस अंदाज में स्वागत किया। मछुआरों की बस्तियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उनकी समस्याएं गौर से सुनी। राहुल गांधी ने मछुआरों पर अप्रैल से मई के बीच हर साल लगाए जाने वाले प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के केंद्र के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों और मछुआरों से उनका हक छीनने में लगी है। That they are taking land away from farmers, they are also trying to take the sea away from fishermen. For the people who live near the sea is like a mother. They are taking your mother and giving the mother away to somebody else. मछुआरों की परेशानियां समझने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष रबड़ किसानों की परेशानियां पूछने एर्नाकुलम जिले के अलुवा पहुंचे। इन दिनों राहुल गांधी देश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर किसानों समेत अलग अलग तबकों के मुद्दे जोर शोर से उठा रहे हैं। यहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विधानसभा ने आज गृह मंत्रालय की अधिसूचना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अधिसूचना को साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्र उनके कामकाज में दखल डाल रहा है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार को फेल करने की साजिश हो रही है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कुशासन और सरपतल के लिए केंद्र सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने प्रस्ताव किया था कि दिल्ली के अधिकारी और कर्मचारी केंद्र की अधिसूचना को न माने। उन्होंने अधिसूचना को गैर संवैधानिक करार दिया था। विधायक महेंद्र गोयल ने गृह मंत्रालय की अधिसूचना की कॉपी फाड़कर अपना विरोध जताया। बीजेपी ने चर्चा के दौरान वॉकआउट किया। दिल्ली सरकार ने विधानसभा का 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जो कि आज संपन्न हो गया। मैं एलजी साहब से 3 बार मिलता हूँ। एलजी साहब ने एक बार मेरे से ये नहीं पूछा अरविंद दिल्ली में बिजली का क्या हाल है, सबको बिजली मिल रही है, सबको रोटी मिल रही है, सबको पानी मिल रहा है, सबको सड़क ठीक ठाक। ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है सबका। कुछ तो गड़बड़ है सर। और अनु दीवान हमारे साथ हैं इस वक्त। अनु, जिस तरीके से 2 दिन का सत्र था और जो मकसद था, क्या उस मकसद में आम आदमी पार्टी सफल होती दिखी है? और जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, इनकी वैधानिकता क्या है? इनका आगे होगा क्या? जी बिल्कुल कविंदर, जिस तरह के जिस पर्पस के लिए ये 2 दिन का सत्र बुलाया गया था दिल्ली सरकार ने, वो था कि केंद्र सरकार के इस अधिसूचना को इसको बर्खास्त करना और अपने और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ये आदेश देना कि वो दिल्ली सरकार की ही बात माने, ना कि उपराज्यपाल या केंद्र सरकार की। दरअसल अरविंद केजरीवाल का पूरी तरह से ये कहना है कि वो जनता से चुनकर आए हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो जनता के लिए जवाबदेही उनकी है, ना कि केंद्र सरकार की। वो इसी को लेकर अब आगे की जो रणनीति होगी, उन्होंने यहाँ तो बर्खास्त कर दिया दिल्ली विधानसभा में, लेकिन इसको बर्खास्त करने के बाद वो उसी उपराज्यपाल को भेजेंगे जिसके ऊपर वो लगातार निशाना साध रहे हैं, और उपराज्यपाल के जरिए ही गृह मंत्रालय और फिर राष्ट्रपति तक जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किल है वो यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये वहीं पे जाएगा, उसी केंद्र सरकार के पास जाएगा जहाँ केंद्र सरकार ने इनको सिर्फ उसी। शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। उधर जयपुर में राजस्थान सरकार और गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के प्रतिनिधियों के बीच आज शाम हुई बातचीत बेनतीजा रही है। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। उधर राजस्थान हाई कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों से जारी गुर्जर आंदोलन पर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव को तलब कर गुरुवार तक मामले की पूरी जानकारी मांगी और अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा देने को कहा। साथ ही हाईवे से आंदोलनकारियों को हटाने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने डिविजनल रेलवे मैनेजर को भी तलब किया। इस बीच राजस्थान में सरकारी नौकरियों में 5% रिजर्वेशन की मांग को लेकर गुर्जरों का आंदोलन 7वें दिन भी चलता रहा। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे 11 पर यातायात बंद रहा। हम सबसे पहले तो आंदोलनकारी और उनके जितने भी नेता हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको समझाइश करने का प्रयत्न करेंगे
कि इस अवमानना नोटिस की पालना हाईकोर्ट की सरकार के लिए लाजमी होती है। देश भर में लू का कहर जारी है। देश में अब तक भीषण गर्मी से 1242 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1192 लोगों की जान गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में मानसून के केरल तक पहुंचने की उम्मीद जरूर जताई है। दिल्ली समेत देश के कई इलाकों में इस समय पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झारखंड के डाल्टनगंज में सबसे ज्यादा तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लू से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। गर्मी से बचने के लिए लोग घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और डीटीसी बस का ड्राइवर हूँ मैं। बहुत ज्यादा मतलब इस टाइम तो हमको एसी बसें मिले तो काफी अच्छा होता है उसमें। आजकल गर्मी जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा पड़ रही है, लेकिन गर्मी से बचने के उपाय भी हैं। एक तो जब भी आप बाहर निकलें घर से अच्छे से खूब सारा 2-3 गिलास पानी पी के निकलें। जब कच्ची प्याज जरूर खाएं, लू से बचे रहेंगे। गर्मी के बीच राहत की बात यह है कि अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट आ सकती है। साथ ही 29 या 30 मई को मानसून केरल तट पर अपनी दस्तक दे सकता है। आने वाले 2 से 3 दिन है, इसमें उत्तर पश्चिम भारत में भी, पूर्वी भारत में भी और आंध्रा का जो इलाका है, तेलंगाना का इलाका है, वहां भी बादलों के साथ थंडर शावर्स होने की चांसेस हैं। दिल्ली एनसीआर में, पंजाब, हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में भी डस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म के साथ कुछ बूंदें पड़ सकती हैं। ऐसे में 28-29 को हीट वेव में काफी कमी आ जाएगी। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी का प्रकोप सबसे ज्यादा रहा। यहाँ 1000 से ज्यादा लोग लू और गर्मी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में वो पहली बार बांग्लादेश जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से उनकी यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस यात्रा के वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते को लागू करने पर हस्ताक्षर होने हैं। इस दौरान तीस्ता नदी के जल के बंटवारे के प्रारूप पर भी दस्तखत हो सकते हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के मुद्दे पर भी समझौते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश भूटान, नेपाल और श्रीलंका की भी यात्रा कर चुके हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सितंबर 2011 में ढाका गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ यानी फीफा के 7 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें फीफा के उपाध्यक्ष जेबरी वेब भी हैं। इसके अलावा दूसरे और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अमेरिका से मिले वारंट के बाद स्विट्जरलैंड पुलिस ने सभी को ज्यूरिख के एक होटल से गिरफ्तार किया है। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 51वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर पूरे देश ने उन्हें याद किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पंडित नेहरू की समाधि स्थल शांति वन में जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने भी जवाहरलाल नेहरू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने पंडित नेहरू की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भजन और सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में याद किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। उनके पिता मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। पंडित नेहरू गांधी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस से जुड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार जेल गए। 1947 में वे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को निधन के समय तक इस पद पर बने रहे। उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।